आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। 2022 में कई अहम चुनाव होने हैं। 2022 में ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2022 में ही MCD के चुनाव होने हैं, मतलब दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे। जाहिर सी बात है, दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी काफ़ी अहमियत रखता है। उसकी वजह यह है कि पिछले 15 सालों से बीजेपी दिल्ली नगर निगम पर काबिज है। आज हम तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये वार्ड नंबर 12 है जहां हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। ये युवा हैं, युवा नेत्री हैं, आम आदमी पार्टी की एडवोकेट हैं और बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने विदेश में जाकर के पढ़ाई की है। तो हम बात कर रहे हैं एडवोकेट खुशबू की। एडवोकेट खुशबू, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल एडवोकेट खुशबू आपसे ये है, हम आएंगे, नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रही हैं आप आम आदमी पार्टी के टिकट पर। आप पढ़ाई करके ऑस्ट्रेलिया से वापस आई और राजनीति में प्रवेश करने का मन बना, क्यों? देखिए, राजनीति में मन नहीं बना। राजनीति ऐसा कह सकते हैं कि मेरे खून में बचपन से थी, क्योंकि मुझे प्रेरित किया वो थे मेरे माँ और मेरे बाप, मेरे माताजी और मेरे पिताजी, मेरे पेरेंट्स। क्योंकि बचपन से ही मैं इन्हें राजनीति, समाज सेवा करते हुए देखती आई हूँ। जिस तरह से मेरे पेरेंट्स की दिलचस्पी थी लोगों की मदद करने की, वो राजनीति का कीड़ा समझे या वो जुनून समझे, जिस तरह से मैंने उन लोगों में देखा, उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रेरित किया, बहुत एंकरेज किया कि मैंने भी यही ठाना कि क्यों ना इन्हीं की तरह, जिस तरह से मेरे माँ बाप समाज सेवा में लगे रहते हैं, राजनीति में लगे रहते हैं, क्यों ना मैं भी उन्हीं को फॉलो करके आज राजनीति में उतरूं और राजनीतिक कार्यों को, समाज सेवाओं को अपने तरीके से, एक युवा तरीके से करूं। अच्छा, आप चूँकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्क किया करती हैं आप, और मैंने कई लोगों से बात भी करी है आपके बारे में, जो आपका जिक्र लोग कर रहे थे। क्या उम्मीदें हैं लोगों को आपसे जब आप राजनीति में प्रवेश करने जा रही हैं? तो जी, उम्मीदें इस तरह से लोगों की मेरे से लगी है कि मैंने ज़मीन पे कार्य करना शुरू किया। एक होता है कि ज़ुबान से कार्य, लेकिन मैंने लोगों में रहकर, उनके घर घुसकर, उनकी परेशानियों को जानकर, उनके सॉल्यूशंस को, उनके साथ समाधानों को निकालकर मैंने अपने कार्य को इस तरह से मतलब लेकर आई हूँ आगे। और जब लोगों से बातचीत करती हूँ तो लोगों ने ही मुझे मजबूर कहूँ या मजबूत कहूँ, इस तरह से मजबूर और मजबूत किया कि मैं चाहती हूँ कि अब इस तरह से राजनीति करूँ कि लोगों में ज़मीनी कार्य करूँ। जो लोगों की उम्मीदें मुझसे है, मैं कोशिश नहीं, मैं उन्हें इस बात का वर्ड्स रखूं, अपनी ज़ुबान दूं कि उस कार्य को मैं आपके लिए करना चाहती हूं। और कुछ कार्य ऐसे भी थे जो लोगों ने कहा मैम नहीं हो पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, और मैंने उन लोगों की उन समस्याओं को समझकर उनका समाधान भी किया। अच्छा, ये बताएं, आप यूथ हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ाई की है, आप वकालत के पेशे से भी जुड़ी हुई हैं, तो अगर मैं ये सवाल करूं आपसे कि जब आपने इतना ज़्यादा शिक्षा प्राप्त किया, एजुकेशन, हायर एजुकेशन आपने लिया है, तो क्या इस माध्यम से भी तो सोशल वर्क किए जा सकते थे जो कर रही थी आप? फिर राजनीति को चुनना, आपको ये जो प्रेरणा मिली, आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कि मेरा माहौल वैसा रहा है, पॉलिटिकल माहौल रहा है, माँ पिताजी सब लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं, कोई और ऐसा व्यक्तित्व जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता है पॉलिटिक्स में आने के लिए, क्या आप नाम लेना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगी कि मेरे माताजी और मेरे पिताजी के बाद अगर मैंने राजनीति में उतरने के लिए किसी को फॉलो किया है तो वो खुद हमारे MLA, हमारे चीफ विप ऑफ दिल्ली श्री दिलीप कुमार पांडे जी हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी तो उन्होंने हम लोगों के सामने ये बात को शेयर किया था कि मैं हांगकांग में था और मैं वहाँ बहुत अच्छा पैकेज था, काम था, सब कुछ सेटल्ड था, लेकिन वो एक सेटल्ड लाइफ को छोड़कर अपने देश के लिए आए, अपने देश में आए और एक बदलाव के लिए आए। और इसी बात को जब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी विदेश में अगर पढ़ रही हूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे देश को हमारी है।
अगर हम ही उस देश के निवासी होकर उस देश में कुछ नहीं कर पा रहे और दूसरे देश में जाकर, विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो व्यर्थ है। और इसी बात ने मुझे फिर से कहूँगी प्रेरित किया। हमारे दिलीप पांडे जी के द्वारा जब ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं भी इसी तरह से अपने देश के लिए, अपने दिल्ली के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कार्य करूँगी। और रही राजनीति में उतरने की बात, तो राजनीति में जब उतरी हूँ तो एक बदलाव के लिए उतरी हूँ जी। मैं बदलाव लाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक बदलाव बनना चाहती हूँ। बदलाव बहुत से लोग लाना चाहते थे जो आज तक नहीं आया। क्यों ना इस बार बदलाव बनकर देखा जाए, और क्या पता उस बदलाव को जब हम बनेंगे तो एक क्षेत्र का, दिल्ली का, कह सकते हैं कि दिन पे दिन डेवलपमेंट उसी तरीके से। ये बड़ी बात आपने कही कि बदलाव लाना नहीं चाह रही हूँ, बल्कि खुद बदलाव बन करके सामने आना चाह रही हूँ लोगों के बीच में। अगर आप पार्षद बन जाती हैं तो क्या क्या ऐसा काम करेंगी जिसकी आवश्यकता आम लोगों को अभी महसूस हो रही है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा मेजर इश्यूज है वो है नालियों की सफाई। नालियों की सफाई के लिए अगर देखा जाए तो एक क्षेत्र में 200 से 250 लोग होते हैं सफाई कर्मचारी, जो निगम पार्षद जी द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कार्य के लिए सिर्फ 50 लोग भी नहीं उतरते। कहाँ है बाकी लोग? तो कहाँ है नालियों की सफाई? सफाई एक बेसिक नीड है, एक कॉमन मैन की, एक आम आदमी की, जो कि वो यही उम्मीद किसी भी सरकार हो, चाहे वो हमारी दिल्ली सरकार हो, चाहे वो हमारे देश की सरकार हो, वो एक ही उम्मीद रखती है। आम आदमी, जो आम आदमी बोल सकते हैं, एक ही उम्मीद रखता है, वो है सफाई, उनकी बेसिक नीड। दूसरा, उनकी आवाज़ को सुनना कि उनकी ज़रूरत क्या है, कौन सुन रहा है उनकी आवाज़ को। मेरे को नहीं लगता कि आज दिल्ली सरकार के अलावा कोई और सरकार है जो उनकी आवाज़ सुनती है, और मैं इस बात को बिल्कुल कहूँगी कोई भी नहीं सुनता है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आप आ रही हैं, मैं रोकना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी को आपने चूज़ किया, क्यों? आम आदमी पार्टी मतलब कॉमन मैन, और मुझे लगता है कि जब मैं भी कॉमन मैन, एक कॉमन गर्ल हूँ, तो आम आदमी पार्टी को चूज़ करने का सबसे बड़ा जो मेरा कह सकते हैं निर्णय था, वो ये था कि आम आदमी पार्टी एक एजुकेशनिस्ट, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी पार्टी है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ज़मीनी कार्य करती है, लोगों में घुस के कार्य करती है, लोगों को जान के उनके लिए कार्य करती है, ना कि हवा में कार्य करती है। अच्छा, ये बताएं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी पे और बीजेपी का कब्जा है, दोनों में फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? फ़र्क तो अगर मैं बताऊं तो वैसे लोग अंधे नहीं हैं, सबको पता है कि दिल्ली सरकार के कार्य अगर बात की जाए तो हेल्थ, आज हर जगह मोहल्ला क्लिनिक है। विदेशों में मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है, लोग इन सब चीज़ों से एंकरेज हो रहे हैं कि विदेशी लोग सोच रहे हैं कि वाओ, ये दिल्ली में हुआ क्या है, ये एक नई चीज़ मोहल्ला क्लिनिक। डिस्पेंसरी सबने सुना था, लेकिन डिस्पेंसरीज में वर्क क्या था? कुछ भी नहीं। आज हर जगह मोहल्ला क्लिनिक हुए हैं। स्किल्स की अगर बात की जाए तो स्पेशल डेवलपमेंट स्किल्स क्लासेस देती हैं। म्यूज़िक बैंड्स के लिए म्यूज़िक की बसेज इन लोगों ने फ्री में जो प्रोवाइड की है दिल्ली सरकार ने। रही बात डांस क्लासेस की, अगर आप जाएं स्कूल्स में, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में, तो वहाँ एक ज़ीरो पीरियड लगता है। उस ज़ीरो पीरियड में हर स्टूडेंट को उसके स्किल्स, उसके डेवलपमेंट स्किल्स, किस तरह से बात करनी है, लाइक हैप्पीनेस क्लासेस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड दिल्ली गवर्नमेंट कर रहा है। रोड्स की बात की जाए तो एकदम प्रॉपर रोड्स हर जगह बन रहे हैं। पानी की बात की जाए तो 24/7 पानी हर जगह है दिल्ली में। कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे घर में पानी नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे घर में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। ये है दिल्ली गवर्नमेंट के वर्क। अगर बात की जाए एमसीडी के वर्क, तो आप पार्क्स हैं, उनकी हालत देख लीजिए, डॉग्स हैं, घूमते रहते हैं, वहाँ पर लोगों ने अड्डे बना रखे हैं, नालियाँ हैं, कभी सफाई नहीं होती है, कूड़ा है, लोग के घर के बाहर बिखरा रहता है, सफाई कर्मचारी कहाँ है? आते नहीं हैं। तो आप खुद अगर डिफरेंस देखें दिल्ली गवर्नमेंट का और एमसीडी के वर्क का, तो इट्स क्लियर कि कौन सबसे ज़्यादा दिल्ली में काम कर रहा है। अच्छा, चलिए फिर से हम वापस आते हैं राजनीति पे। आप खुद यूथ हैं, तो युवाओं को किस तरह से राजनीति में आना चाहिए, किस तरह से खुद को समावेश करना चाहिए राजनीति में, ताकि
वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जिसके माध्यम से समाज सेवा किया जा सके, जिसकी कमी महसूस की जाती है। जी, युवाओं के पास सबसे अच्छा जो हथियार है वो है एजुकेशन, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा सोशल मीडिया। और ये आज का युवा इन तीनों चीज़ों में बहुत एक्टिव है। अगर एजुकेशनिस्ट या पढ़ा लिखा युवा राजनीति में उतरता है तो सच में एक सुधार की भावना जाग सकती है सब में। तो राजनीति में आज भ्रष्टाचार मुद्दा मानती हैं आप? ऐसा लगता है कि ये मुद्दा है? देखिए, भ्रष्टाचार नाम मैं तो हटाना चाहूंगी नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार नाम कब आता है? जब बीजेपी का नाम आता है तो उसे बोला जाता है भ्रष्टाचार, बीजेपी शासित। तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बीजेपी से नाम जुड़ा हुआ है। हाँ, मुद्दों की बात ली जाए तो मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी एग्जिस्ट करता है और वो करता ही बीजेपी सरकार द्वारा है। क्यों आम आदमी पार्टी में ये वर्ड यूज़ नहीं होता? क्योंकि आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग पाए नहीं जाते हैं। और क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि युवा बहुत है, एजुकेशनिस्ट बहुत है, पढ़े लिखे बहुत है। यमुना के बारे में मनोज तिवारी जो सांसद हैं बीजेपी के, उनका बयान आया है और उन्होंने ये कही है बात कि यमुना गंदी है पूरी तरह से। चूँकि केजरीवाल दूसरी जगहों पे, चूँकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में होने वाले हैं 2022 में, जैसा कि मैंने इंट्रो में जिक्र भी किया था, तो वो वहाँ व्यस्त हैं, इसलिए वो दिल्ली पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और यमुना गंदी है। तो उनका जो ये सवाल उठाना है उसके बारे में क्या कहेंगी आप? सर, मैं आपसे ही एक सवाल पूछूंगी कि जो पानी जमुना में आता है, क्या वो दिल्ली का है? क्या वो दिल्ली का है? नहीं। तो फिर वो पानी आता है हरियाणा से। हरियाणा में सरकार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है? नहीं। किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। तो जायज तो बात सारी क्लियर यही हो जाती है सर कि जो पानी जमुना में आ रहा है वो हरियाणा से आ रहा है। और बात रही मनोज तिवारी जी की, तो वो तो खुद सांसद हैं, 7 सांसद जो कि बीजेपी के हैं। कहाँ हैं? क्या आज तक कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बात उन्होंने रखी है कि हमें जमुना सफाई के लिए 1 रुपया भी दीजिए या दिलवाइए? जाकर तो भाषण बहुत लोग दे देंगे, जाकर तो बातें बहुत लोग कर लेंगे, जाकर तो वीडियो हर कोई बना लेगा, लेकिन किसी ने सफाई की जिम्मेदारी ली? मैं तो मनोज तिवारी जी से ही ये सवाल करूंगी कि आप वीडियो बना रहे, अरे आप अपने लोगों को लेकर जाके सफाई तो करवाइए। और रही केजरीवाल जी की बात, तो दिल्ली में 1000 घाट बनवाए हैं। सारे विधायक दिल्ली के हर कोने कोने में लगे हैं। अगर केजरीवाल जी को फर्क नहीं पड़ता तो वो ये सब नहीं करते, लेकिन मनोज तिवारी जी को बिना काम किए फर्क पड़ रहा है। तो मनोज तिवारी जी को खुद कहिए कि जाके 7 सांसद जाके जमुना की सफाई करवाएं। एटलीस्ट केजरीवाल जी ने पिछले एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि 1000 घाट दिल्ली में बनवाए। हर विधायक उन घाटों पे काम कर रहे हैं, खुद कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के उन घाटों के लिए काम कर रहे हैं, जाकर सफाइयां करवा रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार द्वारा हुआ जा रहा है। तो मनोज तिवारी के इल्जाम को अब रद्द कर रही हैं पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो किसी बात पर केजरीवाल जी पर सवाल उठाएं। अच्छा, ये बताएं, दिल्ली में 3 MCD के चुनाव होने हैं अलग अलग इसमें पार्ट में, मतलब 3 हैं और तीनों में बीजेपी काबिज हैं। लगभग 272 पार्षद हैं और पिछली बार बड़ी उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को कि शायद वो MCD पे आ जाएं, कम से कम एक में तो आ ही जाएं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, काफ़ी दूर रह गई आम आदमी पार्टी। लेकिन जब चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त जीत मिली, 62 सीटों पर जीत मिली आम आदमी पार्टी को। पिछले साल जो 2015 में चुनाव हुए थे उसके मुकाबले 2-3-4 सीटों का फासला था, यानी 67 और 62 मिला जुला करके वही प्रदर्शन था। इस बार क्या लगता है, अभी उपचुनाव हुए हैं MCD के, यानी दिल्ली नगर निगम के, 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया। तो क्या आपको लगता है कि 2022 में जो MCD के चुनाव होंगे, यानी दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव होंगे, उसमें आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से सफलता मिलेगी? ऐसा आश्वस्त लग रही हैं आप? जी, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पर कि सच में इस बार दिल्ली अपनी आंखें खोल रहा है। उन्हें दिख रहा है कि नगर निगम जो MCD भाजपा शासित है क्या कार्य कर रही है, और दिल्ली सरकार
जो सिर्फ दिल्ली को बढ़ाने के कार्य कर रही है, तो दिल्ली वालों की आंखें खुल चुकी है। ज्यादा दूर ना जाऊं, अगर मैं अपने क्षेत्र तिमारपुर वार्ड हमारे खुद निगम पार्षद की बात करूं, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको यहाँ के पार्क जो सिचुएशंस है मैं आपको दिखाती हूँ। जो लोगों के घर के भीतर नालियों की सिचुएशंस है मैं वो आपको दिखाती हूँ। जो एमसीडी के स्कूल है मैं वो आपको दिखाती हूँ। आप कदम नहीं रख पाएंगे उन पार्क में, उन जगहों में जहाँ नालियों के पानी बाहर है, सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आते हैं। एमसीडी के स्कूलों में मकड़ी के बड़े बड़े जाले हैं, आप घुस सकते नहीं हैं। एमसीडी में टॉयलेट स्कूल्स के अगर आप देखें तो कौन टॉयलेट जाएगा वहां पर? बच्चे पढ़ाई करेंगे कैसे? कुछ भी हाइजीनिक नहीं है। ये जो निगम पार्षद हमारे काम कर रहे हैं, मैं कहूंगी इतना सा भी काम उनका दिखता नहीं है। लोग लिटरली परेशान हैं। लोग सिर्फ सुबह शाम यही कहते हैं कि कहाँ है निगम पार्षद, कहाँ है सफाई कर्मचारी, कब यहाँ की सफाई होगी, कब हमारे कूड़े उठेंगे, कहाँ है? सब सोते हैं या सिर्फ पैसा बटोरने में लगे हुए हैं सारे। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, मैं चूंकि आप राजनीति में हैं, जाहिर सी बात है आप राजनीति कर रही हैं, करना भी चाहिए, और इसलिए मैंने जिक्र भी किया था कि यूथ्स को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। आपने खुद इसको डिफाइन भी किया। 5 राज्यों, थोड़ा सा हट के सवाल कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी देख रही है, उत्तराखंड में देख रही है, गोवा में देख रही है आम आदमी पार्टी। उसके बाद एमसीडी के भी चुनाव हैं, दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं। तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, क्या उन नतीजों का असर एमसीडी चुनाव पर भी पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? असर अगर आप पूछे इस तरीके से, तो एमसीडी चुनाव में दूसरी विधानसभाओं के, दूसरे शहर की विधानसभाओं के असर मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। अच्छा, जहां तक मैं जानती हूँ, क्योंकि फिर मैंने बोला कि दिल्ली वालों की आंखें खुल चुकी हैं। दिल्ली वालों को पता है कि दिन रात उनकी सेवा में कौन लगा हुआ है। दिल्ली वाले जान चुके हैं कि एमसीडी में अगर केजरीवाल जी आए तो एक पत्ता भी, इतना सा कूड़ा भी कि दिल्ली के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। अगर 250 कर्मचारी सफाई के लिए हैं, तो सुबह शाम 250 ही आपको सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए मिलेंगे। अच्छा, आप तो जाहिर सी बात है, जब आपने घाटों का जिक्र किया तो आप गई होंगी वहाँ, आपने खुद जा करके देखा होगा। कैसी तैयारी है दिल्ली सरकार की तरफ से? जी, दिल्ली सरकार की तरफ से मेरा मानना है कि मेरे लिए भी ये पहली बार मैं छठ देखूंगी, और जब मैं खुद घाट पे गई और पूरी इंक्वायरी वहाँ की देखा कि क्या कार्य चल रहा है, तो सच में लगा कि हाँ, दिल्ली सरकारों को लोग के बारे में बहुत चिंता है। दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, हमारे जितने विधायक हैं, वो सच में अपने लोगों की चिंता करते हैं। बहुत सफाई से घाट बनवाए हैं, बहुत सफाई से उन्होंने पार्क की सफाई करवाई है, और बहुत अच्छे से अरेंजमेंट दिल्ली सरकार ने जो घाटों के लिए किया है। मैं पर्सनली लेवल पे बहुत बहुत आनंदित समझे या खुश हुई कि सच में दिल्ली सरकार लोगों की चिंता करता है। अच्छा, आप वार्ड 12 है शायद आपका, यहाँ से आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं आम आदमी पार्टी से, क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपनी जनता को? जनता को यही संदेश है कि पहला संदेश कि युवाओं को लेकर आए। अब समय फिर से युवाओं का है, युवाओं को आगे लाए। वार्ड 12 हो या हमारी विधानसभा हो, सबको यही संदेश है कि अब समय है बदलाव लाने का, नहीं बदलाव बनने का। और बदलाव बनेंगे कैसे? जब हम लोगों की बेसिक नीड्स को, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करेंगे, उनको नजरअंदाज ना करके अपनी नजर में लाएंगे और उनके कार्यों को जमीनी तौर पे पूरा करेंगे। चलिए खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाहिर सी बात है आप युवा हैं, और शुभकामनाएं आपको। आप जिस प्रोफेशन में आ रही हैं, इसको भी प्रोफेशन ही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पॉलिटिक्स भी एक प्रोफेशन है, क्योंकि प्रोफेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ असल मौका मिलता है जनता की सेवा करने का, इसलिए असल प्रोफेशन तो यही होना चाहिए मेरी समझ से। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये एडवोकेट हैं, युवा हैं, खुशबू नाम है इनका, ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जज्बे बहुत बड़े हैं इनके, हौसले बहुत ज़्यादा हैं इनके। और ये जो इन्होंने जो एक बात कही है, वो बड़ी अहम बात कही है। बदलाव लाने का नहीं है, बदलाव बनने का है। ये बड़ी अहम बात इन्होंने कही है, और भी बहुत सारे मुद्दों को इन्होंने छूने की कोशिश की है, बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली है।
हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।